दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं कैलाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के डिजिटल वर्जन को। मैं दरभंगा जिला में उपस्थित हूं और मेरे बीच फिर से दरभंगा जिला व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पर मेरी बात होगी। सबसे पहले आपको मेरे साथ समय देने के लिए स्वागत है। जी आभार। अब पुरुषोत्तम जी, दहेज जो है, दहेज उत्पीड़न जो है मानो एक अभिशाप की तरह बन गया है, तो मैं उसी मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। दहेज उत्पीड़न कानून के संबंध में कानून का जो अपना ओपिनियन है या कानून क्या कहती है या उस संबंध में आपका क्या अनुभव है, वो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि कानून क्या क्या कहती है। देखिए कैलाश जी, दहेज एक अभिशाप है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। दहेज का जो दायरा है अभी यूँ कहिए कि सीमित भी चुका है और ये काफ़ी फैल भी चुका है। समाज का दो वर्ग, एक वर्ग जो फाइनेंशियली अनकैपेबल है, गरीब गुरबा है, ऐसे में दहेज उत्पीड़न की मामलाएं जो सामने आती है वो सत्य से के समीप कम होता है और बनावटी ज़्यादा होता है। दूसरा वर्ग जो अमीर वर्ग है, जहाँ पर दहेज का लेन देन लाखों और करोड़ों में होता है, ऐसे वर्ग के भी मामले आते हैं। और ऐसे वर्ग में जो मामले आते हैं वो दहेज का मामला न होकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। चूँकि उस बालिका को, उस विवाहिता को यह लगता है कि हमारे पिता ने 50,000, 50 लाख, 1 करोड़ बड़ी बड़ी खर्चे करके किया है, और इस कंडीशन में अगर एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है और संतुष्ट होती है अपने रिलेशन से, तो वो भी 498 के मामला को ले आती है। तो दो तरह का वर्ग है, एक है कि गरीब वर्ग, एक है अमीर वर्ग। लेकिन दोनों वर्ग में दहेज देने का जो एक पैटर्न है, दहेज उत्पीड़न का जो एक पैटर्न है, वो अलग अलग है। मेरा यह मानना है कि 100 में से 5 केसेज से 10 केसेज, यानी 5 to 10% केसेज ही जो 498 ये जो हमारा पुराना कानून था उसमें और नए कानून में 85 BNS के मामले में सही रूप में है। बाकी 95%, 90 to 95% मामले बनावटी हैं, और सही कानूनी जानकारी नहीं रहने के कारण, सही कानूनी सलाह नहीं मिलने के कारण सामान्य मामले को भी 498A का मामला या यूँ कर लीजिए 85 BNS का मामला बना करके अनावश्यक रूप से उस पति के माता को, पिता को, बहन को, रिश्तेदार को प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी तरफ मैं वहीं अगर बात करूं, कानून एक्ट की बात करूं, तो कानून बना देना, एक्ट उस पर लागू कर देना, ये सब बात तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन ये सही से अनुपालन कौन करवाएगा, इसका पालन कौन करवाएगा, ये किसकी जिम्मेवारी है? देखिए, सबसे पहले है कि कानून की जानकारी होना। मान लीजिए कि पति पत्नी में थोड़ी सी विवाद हो जाती है, या पति किसी वजह से पत्नी को नहीं रखना चाहता है। आज एक चीज़ जो है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि विवाहोत्तर जो एक संबंध की बात है वो एक आम बात हो गई है दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए भी। तो ऐसी क्या कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि उस लड़के की कोई पहले से कोई महिला मित्र हो, या उस पुरुष का कोई जो है महिला मित्र हो, या लड़की का कोई पुरुष मित्र हो, और एक फ्रेंडली अगर बातचीत भी करता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा जॉब में है, उनके वर्क प्लेस पर किन्हीं से फ्रेंडली होती है। इन सारे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो रिश्ते में दरार आती है वो जा कर के गिरता कहाँ पे है? 498A में, पुराने कानून में, और नए में 85 BNS में। ठीक है, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, गिरता है वहीं जाके। अब हो क्या रहा है कि जब भी कोई इस तरीके के पति पत्नी के बीच के झगड़े को लेकर के जो व्यवहार न्यायालय में लोग आते हैं, वहाँ अधिवक्ता उनको यह सलाह देते हैं कि आप एक दहेज वाला केस कर दीजिए, इसमें जब वो और उसके पूरा खानदान परेशान होगा तो आपकी बात मानी जाएगी। जबकि यह गलत है। कानून में इसके लिए अन्य बातें भी हैं। अगर पति को पत्नी ने बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड का अपने से अलग कर दिया है, या पत्नी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड का पति से दूर रह रही है, उसके लिए
हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न है, सेक्शन 9 है, पहले उनका सहारा लेना चाहिए ताकि रीस्टोर उनका मैरिज हो जाए, उनका कंजुगल लाइफ रीस्टोर हो जाए। और वहाँ अगर क्योंकि वहाँ पर कॉन्सिलेशन है, वहाँ पर एक दोनों पक्ष को बैठा कर बात करने की जो है सो एक कानून है कि जज साहब भी वहाँ पर दोनों के बीच में समझौता का प्रयास करते हैं, DLSA के थ्रू करवाते हैं और रिश्ते रीस्टोर हो जाता है। लेकिन जब उनको गलत सलाह मिलता है कि वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में न जा करके सीधे 498 पर चल जाते हैं, उनके पूरे परिवार को तंग और तबाह करने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित तौर पर जो रिश्ता बनने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में जाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक लड़की को उसी पति के साथ ज़िंदगी भर अगर रहना है और अगर वो लड़की अपने मुकदमे से अपने सास ससुर को और अपने ननद को, उनके रिश्तेदार को जेल भेजवाना या कानूनी से परेशान करते हैं, तो कल बनने वाला भी रिश्ता, क्योंकि रिश्ते में करवाहट कब आती है? जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर हम उसको अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए जो हमारे पास कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है, उसका उपयोग नहीं करेंगे और उनको मिसअंडरस्टैंडिंग में सजा देने वाली बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता चला जाएगा, रिश्ते में करवाहट आएगी और घर बिगड़ जाएगा। वही दूसरी तरफ मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या लगता है इस एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, और इसके बढ़ावा के रूप में कह लीजिए तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, किन किन का नाम इसमें आ सकता है? देखिए, अब व्यक्ति की बात तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कानून में जानकारी का अभाव और गलत तरीके से 498A का केस करना एक अहम कारक है। हालांकि हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कई सारे बेहतर जजमेंट दिए हैं जहां रिलीफ दिया है कि 498 के केस में डायरेक्टली आप गिरफ्तारी पति का, उनके रिश्तेदार का नहीं कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे, 41A का उनको लाभ दिया जाएगा और वो अपने बात को रखेंगे और बहुत गहरी छानबीन के बाद ही आप इसमें गिरफ्तारी वगैरह करेंगे। तो कोर्ट ये समझ रहा है कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने काफ़ी लिबर्टी दिया है। क्या लगता है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई भूमिका नहीं होता है? इस एक्ट जैसे चीज़ों को बढ़ावा देना या इसमें लोगों को उलझाना, किसी की भूमिका तो होती होगी। देखिए, 5 से 10% केसेज में कैलाश जी दहेज के मांग में कहीं न कहीं एक सोशल सिंबल भी हो जाता है कि सास ससुर की भूमिका कहाँ होती है। जब अगल बगल की महिलाएं उनके घर में आती है और कहती है कि आपके घर में जो है फ्रिज नहीं दिया है क्या, तो वहाँ एक ताना मिलता है कि तुम्हारा पिता ने फ्रिज नहीं दिया तो तुम पानी ठंडा कैसे पियोगी, तुम्हारा पिता पलंग नहीं दिया तो तुम पलंग पे कैसे सोओगी। इस तरीके का जो एक सामाजिक ताना बाना जो बुना जाता है, उसमें थोड़ी सी भूमिका जरूर सास ससुर की होती है। और इसमें समाज का एक जो गलत मानसिकता की महिलाएं हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करती हैं दिखावा में, जो बहकाती है सास ससुर को, उनके ननद को कि तुम्हारे घर में बहू आई ये चीज़ नहीं लाई, देखो मेरा बहू तो पलंग लेके आया, मेरा बहू फ्रिज लेकर आया, हमारे बेटे को देखो ससुराल में गालियाँ दिया, तुम्हारे बेटे को तो कुछ नहीं दिया, तुमको तो ठग लिया। इस तरीके के मानसिकता के जो लोग हैं समाज में, यही कहीं न कहीं दहेज उत्पीड़न के मामला में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर एक सामाजिक पहल होनी चाहिए, इस तरीके के ताना बाना नहीं बुना जाना चाहिए। क्योंकि अब लास्ट में ये मैं जानना चाहूँगा, दर्शक को जनाना चाहूँगा कि इस एक्ट में बचने का क्या क्या प्रावधान है, कैसे हम इससे बच सकते हैं? देखिए, या परिवार में जो इस तरह का हिंसाएं बढ़ रहे हैं दहेज उत्पीड़न को लेकर के, इस पर कैसे रोक लग पाएंगे? देखिए, पहले तो हमको मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर अपने बेटे को प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया और आप अब उसकी कीमत लगा रहे हैं कि भाई हमने डॉक्टर बनाया तो हमको 1 करोड़ दे दीजिए, हमारा बेटा BDO है तो हमको 2 करोड़ रुपया दे दीजिए। इस मानसिकता को आपको चेंज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आप बिकाऊ बनते जा रहे हैं और ख़रीदार आपको मिलता है। और जब कोई मान लीजिए कि 30 साल की महिला 30 साल ज़िंदगी जीने के लिए 60-65 का होगा, 30 साल या 25 साल का महिला 30 से 35 साल की ज़िंदगी को जीने के लिए एक पुरुष को अगर 1 करोड़ रुपया देगा दहेज में, तो 3 लाख रुपया अनमूलन साल का दिया, ठीक है ना। और अगर उसको आप मंथली में आप देख लेंगे
तो लगभग जो है सो 12×13 यानी कि 30-35 रुपया महीना दिया, सिर्फ इसलिए कि आप हमको अपना पत्नी बना करके रखिए। तो महारानी का तो ट्रीटमेंट खोजेगा ही खोजेगा ना, क्योंकि जब उनके यहाँ बारात लेके जाते हैं तो एक मंत्री विधायक की तरह लंबी गाड़ियों का काफिला होता है। किसके पैसा से होता है? उस लड़की के पिता के पैसा से होता है। तो वहाँ पर डीजे होता है, बहुत सारे आज इवेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी थाथ बात होता है, और लड़के के ड्रेस और उनके रहन सहन से लगता है कि महाराजा आ गए हैं महारानी को लेने के लिए। तो जब इतनी बड़ी दहेज की आप मांग करेंगे तो थोड़ा सा उनका नखरा सहना ही पड़ेगा। लास्ट सवाल ये कि आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इससे पीड़ित हैं, या जो इससे पीड़ित होने वाले हैं, या जो पीड़ित करने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो है महिलाएं पीड़ित कम है और पुरुष पीड़ित ज़्यादा है। ये कह लीजिए कि जो क्रूरता महिलाओं पे 2 से 5% होता होगा, 10% होती होगी, तो 90% जो इसमें बनाए गए मुदाला होते हैं, पति होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सेवरल जजमेंट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपकी पुलिस सामान्य गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। जब भी ऐसे मामले आए आप घबराएं नहीं, आप कानून का सहारा लें, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं, पुलिस को अपनी पूरी बात बताएं। और जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं तो आज एक प्रैक्टिस में जिला न्यायालय भी आ गया है, एक बार कोशिश करता है कि दोनों पक्ष को, यानी कि उस पीड़ित महिला को और उनके पति को, दोनों को आमना सामना करके काउंसिलेशन का काम करें। और हमें लगता है कि जैसा हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं अपने जजशिप में, अपने न्यायालयों में, कि 100 जो 498 का केस आता है, दहेज का केस आता है, तो 95% केस का सॉल्यूशन एंटीसिपेटरी बेल के समय ही जज साहब के समक्ष ही हो जाता है। इससे यह लगता है कि कहीं न कहीं ये मामला वास्तविक में वो नहीं होता है जो बना करके न्यायालय में लाया जाता है। इसलिए अगर कोई इस तरीके की समस्या किसी महिलाओं को हो तो वो बेशक महिला हेल्पलाइन हर जिले में बने हुए हैं, वन स्टॉप सेंटर हैं, उनका सलाह लें और सलाह लेकर ही पति और उनके परिजन पर केस करें। क्योंकि एक बार अगर आप उनके अपने पति को या उनके परिवार को पेनलाइज करवा दीजिएगा, जेल भेजवा दीजिएगा, तो ये जख्म, ये उनके दिमाग पर जो एक घाव बन जाएगा, वो ज़िंदगी भर नहीं भर पाएगा और आप ज़िंदगी भर सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, लास्ट में आप मतलब ऐसे मामलों में खास करके महिला के लिए या पुरुष के लिए या उस परिवार के लिए आप स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप केस में जाने से बचें और आपसी समझौता जो होता है उसके तहत इस मामला को ख़त्म मैंने किया जा सकता है। जी, आपसी समझौता करने तो सरकार की व्यवस्था है। हर जिले में महिला हेल्पलाइन बनाया गया है, महिला विशेष कोषांग बनाया गया है। अनमुनन हर जिले में 2 महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से संस्थाएं काम कर रही हैं। ये तो कानून की बात हो गई। नहीं, वो एक सामाजिक बात है। हाँ। कि अगर समाज में आपको लगता है कि इस मुद्दे को दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप दोनों पक्ष अपने रिश्तेदार के बात पर नहीं जाए, महिला हो या पुरुष हो। वो महिला हेल्पलाइन में पुरुष भी आ सकता है, महिलाएं नहीं आई जैसी बात नहीं है। पुरुष भी आकर कह सकते हैं कि हमारी पत्नी जो एक महिला है उनसे हम पीड़ित हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग दोनों को सम्मान करते हैं, बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका रिश्ता रीस्टोर हो जाए। जी बिल्कुल। तो आप अभी सुन रहे थे दहेज उत्पीड़न पर जो पुरुषोत्तम कुमार जी बता रहे थे। निश्चित तौर पर इससे जो क्षण की बात आई है, इसमें यही आई है कि आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी अपनी मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। और किसी भी स्थिति में आप सामने वाले को नीचे ना दिखाएं, उसको ताना ना मारें, ऐसे चीज़ करने से बचें ताकि इस पर अंकुश लगाया जाए। और यदि विशेष परिस्थिति में यदि इस तरह का आपके साथ कोई मामला होता है तो निश्चित तौर पर आप कानून का, न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आप देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो स्वतंत्र लोग हैं, इसलिए इससे कोई आपको ये नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। बाकी पुरुषोत्तम जी, आप अपनी बहुमूल्य समय हमारे साथ ये किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार आपका सर। चलिए, धन्यवाद।